फिल्म की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रांगी से, जो कि आर्मी कैंप में सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ हमें जसकीरत की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि उसके पिता फौज में सूबेदार हैं और उसके दादाजी भी फौज में ही थे। जसकीरत की 2 बहनें हैं और दोनों ही पढ़ाई कर रही हैं। ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसका दोस्त पिंदा पूरी फैमिली की एक तस्वीर खींचता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जसकीरत को हम उसके दोस्त पिंदा के साथ देखते हैं, जो जसकीरत को यूपी के अतीफ अहमद नाम के शख्स के पास बहुत सारी नशीली चीजें लेने के लिए आया है। नशीली चीजों के साथ पिंदा उनसे एक AK-47 भी मांगता है। अतीफ अहमद उससे पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है, तो पिंदा बताता है कि नशेड़ी कई बार बिना पैसे दिए नशा ले जाते हैं और कई लोगों पर काफी उधारी हो गई है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए पिताजी ने मंगवाई है। फिर वह AK-47 लेकर पंजाब वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम दोनों को एक शादी वाले घर के सामने खड़े हुए देखते हैं और पिंदा जसकीरत से पूछता है कि क्या तूने सोच लिया है, तुझे सचमुच यह करना है? जसकीरत हाँ बोलता है और एक दूसरे को गले मिलकर अलविदा कहते हैं। अब हथियारों के साथ जसकीरत चुपके से उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही वह वहाँ मौजूद आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। मारने से पहले वह सबसे अपनी बहन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने जसकीरत की बहन को किडनैप कर रखा है। सबको मारने के बाद आखिर में जसकीरत को अपनी बहन हरलीन एक खंडहर जैसे कमरे में मिल जाती है। जब जसकीरत ने हरलीन की हालत देखी तो वह उसे देखकर रोने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जसकीरत को कोर्ट में पेश किया जाता है और यहाँ पर हमें सारी कहानी का पता चलता है कि आखिर जसकीरत सबको बेरहमी से मार क्यों रहा था, और साथ ही ये भी पता चलता है कि जिस घर में जसकीरत ने हमला किया था वह वहाँ के विधायक का घर था। दरअसल ये सारा मामला जमीन को लेकर था। जसकीरत के पिता और विधायक के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है और फिर विधायक के लोग जसकीरत के पिता को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और उन्हें उन्हीं के खेत में पेड़ से लटका देते हैं। फिर विधायक के लोग जसकीरत की बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनमें से बड़ी बहन को भी जान से मार देते हैं। सारी बात जसकीरत को पता चलने के बाद वह पिंदा के साथ हथियार लेने गया था। इसी वजह से जसकीरत ने विधायक के साथ साथ उसके बाकी लोगों को भी जान से मार दिया था। जसकीरत की वकील उसे कहती है कि जज तुम्हें फांसी की सजा सुना सकते हैं। इसलिए अब जसकीरत अपनी फैमिली और अपने दोस्त पिंदा से आखिरी बार मिलता है। वह पिंदा से कहता है कि वह उसकी बहन से शादी कर ले, क्योंकि जसकीरत जानता था कि पिंदा और हरलीन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हमें सन 2002 का सीन दिखाया जाता है, जहां जसकीरत को जब एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ मास्क पहने लोग पुलिस वैन पर अटैक कर देते हैं और जसकीरत को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। पहले तो उन्हें देख ऐसा लगा था कि यह शायद विधायक के लोग होंगे, लेकिन आगे चलकर जब जसकीरत के फेस से कवर उठाया जाता है तो उसके सामने सुशांत बंसल नाम का एक व्यक्ति और उनके साथ भारत के सुरक्षा सलाहकार अजय सान्याल को दिखाया जाता है। वह अटैक इन्होंने ही करवाया था। जसकीरत अजय सान्याल को बहुत अच्छे से जानता था और अजय सान्याल को भी जसकीरत के बारे में सब कुछ मालूम था कि वह आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। फिर अजय सान्याल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है और मैं तुम्हारी फांसी रुकवा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर जो जिंदगी तुम्हें दूंगा वह फांसी से कम नहीं होगी। फर्क ये होगा कि तब तुम एक देशभक्त कहलाओगे। जसकीरत गुस्से में कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? इसलिए कि जिस देश और कानून के लिए मैं मर मिटने को तैयार था, आज उसी देश और कानून ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। जसकीरत की सारी बात सुनकर अजय सर कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर कुछ लोगों की वजह से हम देश को बुरा नहीं बोल सकते हैं। तुम अब भी देश के काम आ सकते हो और इसके बदले भारत की सरकार तुम्हारी फैमिली को कंपनसेशन के तौर पर 36 साल तक हर महीने 30,000 रुपए देती रहेगी। मुझे कुछ होने के बाद भी मेरी फैमिली का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह बात सोचकर जसकीरत अजय सर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद जसकीरत को एक नई पहचान मिलती है और उसे अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि रहमान डकैत की मौत के बाद से हर कोई लियारी पर कब्जा करना चाहता है, जिनमें सबसे पहला नाम अरशद पप्पू का था, क्योंकि अरशद पप्पू सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत से ही डरता था। दूसरी तरफ उजैर अपने भाई रहमान डकैत की मौत के बाद बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि इस कत्ल के पीछे SP असलम का हाथ है और वह किसी भी हालत में SP असलम को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमजा उर्फ जसकीरत उसे समझाता है कि SP तो एक कठपुतली है, उसे तो बाद में भी मारा जा सकता है। इससे पहले हमें अरशद पप्पू को मारना चाहिए, क्योंकि इन सब के पीछे अरशद पप्पू का हाथ था। अगर तुझे अपना गुस्सा निकालना ही है तो सबसे पहले अरशद पप्पू को मार, क्योंकि वह लियारी का अगला बादशाह बनना चाहता है। इसीलिए आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर की पूरी गैंग मिलकर अरशद पप्पू पर अटैक कर देती है। अरशद पप्पू को पकड़ने के बाद गाड़ी से बांधकर पूरी लियारी में घुमाया जाता है और उजैर लियारी के लोगों के सामने अरशद पप्पू का गला काटकर मार देता है और सभी के सामने उसके धड़ के साथ फुटबॉल जैसे किक करता है। ऐसा करने का उजैर का सिर्फ एक ही मतलब था कि लियारी का अगला बादशाह वह है। अब जिस तरह से उजैर अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेल, यहाँ पर हमजा ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली थी और उस वीडियो को हमजा ने सारे मंत्रियों के पास भेज दिया था, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर है कि वह उजैर को गिरफ्तार करें या तो फिर उसे मार डालें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके हाथों से देश की सत्ता छीन सकती है। अब SP असलम उन्हें एक आइडिया देते हुए कहता है कि मीडिया का पूरा फोकस अभी इसी मुद्दे पर है और हमें मुद्दे को भटकाना होगा। वह कहता है कि हम कॉलेज के 4-5 बलोच लड़कों को पकड़ेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। जब मीडिया का ध्यान उन पर जाएगा तब हम उजैर पर कार्रवाई करेंगे और फिर जेल में ही वो लोग उजैर को मरवा देंगे। यहाँ एक तरफ बलोच लड़कों को मार दिया जाता है और वहीं दूसरी ओर उजैर का वारंट निकल जाता है।
अरशद पप्पू को मारने के बाद भी उजैर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह एसपी असलम को भी मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हमजा उसे समझाता है कि तेरे खिलाफ वारंट निकला है और तुझे पकड़ने के लिए कोई छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर्स नहीं आएंगे बल्कि रेंजर्स आएंगे। वह तुझे घसीट कर यहाँ से लेकर जाएंगे या तो वह तुझे यहीं पर मार देंगे, इसलिए तुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जान रहेगी तो हम बदला बाद में भी ले सकेंगे। हमजा और जमील उजैर को ऐसे बातों में लेते हैं कि वह दुबई जाने के लिए मान जाता है, लेकिन दुबई लैंड होते ही वहाँ उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उजैर के अरेस्ट हो जाने के बाद अब लियारी में इकलौता हमजा ही था जो अब पूरी लियारी का बादशाह बन सकता था, और होता भी ऐसे ही है। अब हमजा जमील से कहता है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं यानी पीएपी पार्टी, अब वह दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए अब आपको एमएमपी को सपोर्ट करना चाहिए। जमील हमजा की बात मान लेता है और इस बार एमएमपी को सपोर्ट करता है, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि पाकिस्तान पर वही इंसान राज कर सकता है जिसका कराची पर कब्जा हो और पूरे कराची को लियारी ही चलाता है। तो इलेक्शन के बाद एमएमपी पार्टी जीतती है और इसका सारा क्रेडिट हमजा को मिलता है, जिस वजह से अब हमजा पाकिस्तान का बहुत पावरफुल आदमी बन चुका है। बादशाह बनने के बाद हमजा बलोच लोगों के सरदार शरीन बलोच को मिलने जाता है। वो बड़े सम्मान के साथ हमजा को शेरे बलोच का खिताब देता है, जो खिताब पहले रहमान डकैत को मिला था। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है। हमजा अब तक पूरे लियारी पर कब्जा कर चुका है। हमजा की वाइफ यलीना भी बहुत खुश है और अब उनका एक बेटा भी है। इसके बाद हम मेजर इकबाल को देखते हैं, जो अपने घर में अपनी बेटी के साथ होते हैं। तभी मेजर के पिता ब्रिगेडियर उसे बहुत इंसल्ट करता है, उस पर चिल्लाता है और खूब गालियां देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मेजर इकबाल बहुत ही डरपोक और बेवकूफ शख्स है जो कभी भी इंडिया को सबक नहीं सिखा सकता। बात कुछ ऐसी है कि इंडिया में 2014 में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहाँ के प्रधानमंत्री अब मोदी जी बन चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर मेजर इकबाल के पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तू तो कह रहा था कि इंडिया में सब कुछ ऐसा ही संभालता है, वहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, लेकिन तुम्हारे नाकारी की वजह से अब वहाँ सब कुछ बदल रहा है और अब तुम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आगे हम देखते हैं कि हमजा को मेजर इकबाल अपने पास बुलाता है और उसे कहते हैं कि जिस तरह से तू काम कर रहा है और जिस तरह से तूने पूरी लियारी पर कब्जा कर लिया है, इसे देखते हुए बड़े साहब की नजर तेरे ऊपर पड़ चुकी है और अब वो तुझसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हमजा, मेजर इकबाल और जमील बड़े साहब से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। यहाँ रिवील होता है कि बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है, जो अब बहुत ज्यादा बीमार और बूढ़ा हो चुका है। बावजूद इसके बिस्तर पर लेटे लेटे इंडिया में कब, कैसे और क्या करवाना है, ये सारे डिसीजन भी दाऊद इब्राहिम ही लेता है। उन्होंने एक प्लानिंग की है और बताया कि इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान आने वाले हैं। वो बहुत सारा ड्रग्स अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि कराची में इन ड्रग्स की कीमत बहुत ही ज्यादा कम होती है और यही सारे ड्रग्स जब इंडिया पहुंचते हैं तो वह लगभग 10 गुना महंगे दाम में बिकते हैं। उससे जो भी पैसा मिलता है उन सारे पैसों से वह हथियार खरीदते हैं। अब ड्रग्स को बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी हमजा को दे दी जाती है। साथ ही एसपी असलम को हमजा के साथ रहने के लिए कहा जाता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब हमजा एयरपोर्ट पर इंडिया से जो लोग आ रहे हैं उन्हें लेने पहुंचता है और जब वह उन लोगों में से एक आदमी को देखता है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उन 3 लोगों में एक उसका बचपन का दोस्त पिंदा होता है। ये देखकर हमजा थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अगर पिंदा ने उसे पहचान लिया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, लेकिन पिंदा उसे नहीं पहचान पाता। अब हमजा इन सबको मेजर इकबाल के पास लेकर जाता है। यहाँ ये सब जहूर मिस्त्री नाम के व्यक्ति से मिलते हैं, जो इन्हें बताए गए सारे ड्रग्स देगा। हमजा देखता है कि जहूर मिस्त्री वही बंदा है जिसने कंधार प्लेन हाईजैक किया था और कहा था कि हिंदू बहुत ही डरपोक किस्म की कौम होती है, अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं, आ जाना और उखाड़ लेना। हमजा यहाँ जहूर मिस्त्री को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। जब डील फाइनल हो जाती है तो हमजा पिंदा और उसके दोनों साथियों को अपने घर ले आता है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी हो रही थी। पार्टी में एसपी असलम भी मौजूद थे। तब हम देखते हैं कि अलग अलग नशा करने की वजह से पिंदा बहुत ज्यादा नशे में था और हमजा उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है। लेकिन जब वह लोग वॉशरूम गए तो पिंदा अचानक से कहता है कि जस्सी, क्या तुझे हमारी कभी याद नहीं आई? इसका मतलब था कि पिंदा ने हमजा को एयरपोर्ट पर ही पहचान लिया था। वो हमजा से पूछता है कि वह कितने सालों से यहाँ पर है। ये सुनते ही हमजा हैरान रह जाता है और अब वो अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है। यहाँ पर पिंदा बताता है कि माँ बिल्कुल ठीक है, मैंने तेरी बहन से शादी कर ली है और हमारे 2 बच्चे भी हैं। हमजा यहाँ पिंदा से कहता है कि भाई तू आतंकवादी बन चुका है, तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिंदा यहाँ हमजा से कहता है कि पाकिस्तान में तू खुद रह रहा है और आतंकवादी मुझे कह रहा है। हमजा यहाँ पिंदा से कहता है कि तुझे इस डील को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर तूने इस डील को कैंसिल नहीं किया तो ये सारा माल इंडिया चला जाएगा और जिससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। लेकिन पिंदा उसकी बात नहीं मानता है। फिर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी बीच पिंदा का पैर स्लिप होता है और बाथटब से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर हमजा घबरा जाता है कि अब वह बाहर सबको क्या कहेगा। लेकिन तभी यहाँ पर हमजा का पुराना दोस्त आलम आ जाता है, जो कि खुद भी एक एजेंट है। और आलम यहाँ पर हमजा से कहता है कि जितनी दूर तू आ चुका है, तेरा जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे जितना काम यहाँ रहकर करना था मैं कर चुका हूँ, लेकिन अगर तू मारा गया तो ये मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। गर्व महसूस करते हुए आलम आखिर में कहता है कि बरेली का एक ये छोटा सा पॉकेट मार आज देश के काम आने वाला है। फिर वह जबरदस्ती हमजा को वहाँ से बाहर भेज देता है और पिंदा को गोली मार देता है, जिससे कि सभी को ऐसा लगे
कि उसने ही पिंदा को मारा है। पकड़े जाने के बाद सब समझ चुके थे कि आलम एक इंडियन एजेंट है। जब उमर उसे पूछताछ कर रहा था तो तभी वहाँ पर हमजा आ जाता है और आते ही आलम को गोली मारकर उसे आसान मौत दे देता है। उमर यहाँ हमजा से कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमजा गुस्से में कहता है कि मेरे घर में मेरे ही मेहमान को मारने की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। हमजा ने आज सबके सामने जो भी किया उसे देखकर उमर को हमजा पर शक होने लगता है और वह एसपी असलम से कहता है कि शुरुआत से ही मुझे हमजा पर शक है कि कैसे इतने कम समय में यह यहाँ तक पहुँच गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। तब एसपी कहता है कि अगर कभी भी किसी पर शक हो तो इन्वेस्टिगेशन करके उस शक को क्लियर कर लेना चाहिए। एक बार डाउट क्लियर हो जाए तो रात को नींद भी अच्छी आती है। जब एसपी और उमर ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी ये सारी बातें यलीना ऊपर खड़ी होकर सुन लेती है और उसे भी ऐसा लगने लगता है कि हमजा शायद सचमुच ही एक हिंदुस्तानी एजेंट है। इसलिए वह हमजा का सारा सामान चेक करने लगती है और तभी उसे वो डायरी मिल जाती है जिसमें हमजा लोगों के नाम लिखकर उन्हें मारकर उनके नाम को काट दिया करता था। यलीना को अब यह बात कंफर्म हो जाती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी है। जब रात को हमजा घर वापस आया तो यलीना ने हमजा पर गन तान दी और उसे कहने लगती है कि जब तक बात व्यापार और पॉलिटिक्स की थी तब तक तो वो चुप रही, लेकिन अब बात मेरे मुल्क की है और अब वो चुप नहीं रहेगी। फिर हमजा कहता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो। यहाँ पर हमजा वो डायरी दिखाते हुए उसे कहता है कि इसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। ये जितने भी लोग हैं इन लोगों ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई है। मैंने किसी भी निर्दोष इंसान को नहीं मारा। हमारी लड़ाई पाकिस्तान या यहाँ के लोगों से नहीं है बल्कि उन लोगों से है जो आतंक फैलाते हैं। ये लोग जितना हमारे देश के लिए खतरनाक हैं उसे कहीं ज्यादा तुम्हारे देश के लिए भी खतरा है। सारी बातें सुनने के बाद यलीना उसकी बात मान लेती है और कहती है कि इन सब में मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही यलीना ने यहाँ पर हमजा को यह भी बता दिया कि एसपी असलम को तुम पर शक हो गया है और तुम्हें जो करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमजा अपने लोगों के साथ बलोच लोगों के सरदार को मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि आपके नाती और बलोचों के कत्लेआम का कारण एसपी असलम है। उधर उजैर को दुबई से पाकिस्तान की जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है और यह बात एसपी को पता चल जाती है। यहाँ पर एसपी असलम ने उजैर को मारने की सारी प्लानिंग कर ली थी। दूसरी ओर हमजा शरीन बलोच को कहता है कि आज एसपी उजैर को मारेगा और कल हमें, इसलिए आप एसपी असलम को मारने में मेरी मदद करें। उधर एसपी को भी खबर मिल जाती है कि हमजा बलोचों के सरदार को मिलने गया हुआ है। अब एसपी असलम उजैर के साथ हमजा को भी मारने की प्लानिंग करता है। इसके बाद हमजा एसपी असलम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस रूट से आप उजैर के ऊपर अटैक करने वाले हैं उस रूट से आप मत जाइए बल्कि आप दूसरे रूट से जाइए, क्योंकि वहाँ बलोच लोग आपको मारने के लिए खड़े हैं। एसपी असलम को लगता है कि जो रूट हमजा ने बताया है अगर वह उस रूट से गया तो हमजा उसे मरवा देगा। इसीलिए वह अपनी जगह अपने जूनियर उमर को भेज देता है और खुद हमजा को मारने उसके घर की ओर चल पड़ता है। यहाँ ट्विस्ट होता है कि हमजा को पहले ही पता था कि एसपी उसके बताए रास्ते से नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमजा के पास जमील भी बैठा हुआ था। यहाँ हमजा और एसपी असलम के बीच फोन पर बहुत सारी बातें हो रही थीं। एसपी असलम कहता है कि जो चाल तू खेल रहा है ना उसमें तू कामयाब नहीं हो पाएगा। एसपी को यहाँ पर लग रहा था कि खतरा उसके जूनियर उमर के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि यह सारा प्लान एसपी असलम के लिए ही किया गया था, न कि उजैर को मारने का। तभी अचानक से एक कार में एक बलोच लड़का बम के साथ एसपी असलम की कार से टकरा जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में एसपी असलम मारा जाता है। एसपी की मौत पर सभी उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमजा उजैर से मिलने के लिए जेल जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अब धीरे धीरे हमजा के सारे रास्ते क्लियर होते जा रहे थे। एसपी असलम की मौत के बाद से गवर्नमेंट गुस्से में तो है, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता है कि एसपी को मारा किसने है। इसके बाद हमजा दुबई जाता है और वहाँ उससे अजय सान्याल और सुशांत बंसल मिलने आए हुए थे। हमजा यहाँ उन्हें सारी ब्रीफिंग देता है। वह कहता है कि 500 और 1000 के नोट बनाने वाली मशीन पाकिस्तान के पास आ गई है। अजय सान्याल कहते हैं कि जब तक 11,000 करोड़ रुपए वाली इंटेल हम तक पहुंचती तब तक वह पैसे नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंच चुके थे। तभी हमजा बताता है कि 11,000 करोड़ नहीं 60,000 करोड़ आएंगे और इन पैसों के द्वारा वह किसी भी सही इंसान को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। फिर अजय सान्याल हमजा को कहते हैं कि हमें तुम पर गर्व है और तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब तुम्हें खुली छूट है, जो करना है करो। फिर जसकीरत उर्फ हमजा सान्याल सर से कहता है कि पाकिस्तान का भविष्य भारत तय करेगा। इस मुलाकात के बाद हमजा वापस पाकिस्तान आ जाता है और कुछ दिनों बाद एक न्यूज सामने आती है और पता चलता है कि इंडिया में 8 नवंबर 2016 से 1000 और 500 के नोट चलन से बंद कर दिए गए हैं। और ये न्यूज जब पाकिस्तान में पता चलती है तो बड़े से बड़े लोग बौखला जाते हैं। वह पैसे की मशीन खनानी ब्रदर्स की है और उसके पास 60,000 करोड़ रुपए का अभी भी स्टॉक बाकी था। जावेद खनानी मेजर इकबाल को कॉल करके बताता है कि दाऊद भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज आप मेरी मदद करें। लेकिन मेजर इकबाल जावेद की बात पूरी होने से पहले ही फोन काट देता है। फिर वह हमजा के पास कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। हमजा उसे पूछता है कि वह कहाँ है तो जावेद हमजा को बता देता है कि इस समय वो अपनी फैक्ट्री में है। हमजा वहाँ जाता है और खनानी को सिगरेट के बहाने छत पर ले जाता है। तभी हमजा जावेद पर हमला कर देता है। उसका गला दबाते हुए हमजा कहता है कि 15 साल मैं भी ऐसे घुट घुट जिया हूँ। ये कहते हुए हमजा उसे छत से फेंक कर मार देता है और वहाँ पड़ा सारा पैसा भी जला देता है। अब हमजा धीरे धीरे अपने लोगों से उन सब लोगों को मारवाने लगता है जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करवाए थे।
जितने भी मुजाहिदीन, आतंकवादी, बम ब्लास्ट करने वाले, उन्हें फंड करने वाले, भारत में नशा स्मगल करने वालों को हमजा के लोग बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर उमर अभी भी हमजा की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि कैसे इतने लोगों को मारने के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं और लोग डरे हुए हैं कि अगला नंबर पता नहीं किसका होगा। आखिर में हमजा जहूर मिस्त्री तक पहुंचता है। इसे वह खुद मारना चाहता था क्योंकि यह वही इंसान है जिसने कंधार हाईजैक में अजय सान्याल से कहा था कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं। उस समय हौसला देने के लिए अजय सान्याल ने प्लेन में मौजूद भारतीय पैसेंजर्स से भारत माता की जय करने को कहा था, लेकिन तब किसी ने भी डर के कारण सान्याल सर के साथ जय नहीं कहा था। इधर हमजा जहूर मिस्त्री को बहुत बुरी तरह पीटता है और फिर वीडियो कॉल पर अजय सान्याल को लाइन पर लेता है। अब यहाँ पर अजय सान्याल जहूर मिस्त्री से कहते हैं कि उस दिन मेरी एक बात अधूरी रह गई थी। तब यहाँ पर जहूर मिस्त्री उस लाइन को पूरा करता है और भारत माता की जय बोल ही देता है। उसी वक्त हमजा जहूर मिस्त्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके जान से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि मेजर इकबाल हमजा को कॉल करता है और उसे कहता है कि बड़े साहब ने हमें याद किया है और हमें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। हमजा सोचता है कि यह अच्छा मौका है दाऊद को मारने का, इसलिए तब वह अंगूठी से एक कैप्सूल जैसा कुछ निकालता है। दरअसल यह एक खास तरह का जहर है जो डीआरडीओ ने बनाया है, जो कि स्किन के द्वारा भी किसी को लगाया जा सकता है और सामने वाले को शक हुए बिना उसे आसानी से मार देता है। इसलिए इस पॉइजन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हमजा इस जहर को एक बैंडेज में सुरक्षित छुपा लेता है। जब हमजा और इकबाल बड़े साहब से मिलते हैं तो वह उन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तान के हम पर बहुत हमले हो चुके हैं और अब इन हमलों का जवाब देने का वक्त आ चुका है। तभी न्यूज में आता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में जमीन दे दी है, जिसे सुनकर हमजा मन ही मन बहुत खुश होता है। पर वही यह बात सुनकर बड़े साहब गुस्से से लाल हो जाते हैं। अब वह फैसला करते हैं कि इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा। वो कहते हैं कि लश्कर ए तैयबा से मुझे 40-50 ऐसे लड़के चाहिए जो हिंदुस्तान में तबाही मचा सकते हो और इन सभी लोगों को हथियार देने का काम हमजा करेगा। बड़े साहब मेजर को कहते हैं कि हिंदुस्तान में अतीफ को खबर कर दो कि इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 लड़के आएंगे। फिर वह सब लोग बड़े साहब का हाथ चूमकर वहां से जाने लगते हैं और हमजा भी ऐसा करके जहर लगाने की कोशिश में हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एन वक्त पर एक नर्स हमजा को रोक देती है और जिससे वह जहर नहीं लगा पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमजा शरीन बलोच से हथियार लेने के लिए घर से निकल रहा होता है, पर जाने से पहले वह यलीना से मिलता है और उसे कहता है कि कल मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ और जिसके बाद हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए वो यलीना को पासपोर्ट और टिकट देते हुए कहता है कि आने के बाद कल हम यह देश हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमजा और यलीना को ऐसे मिलते एसपी का जूनियर उमर देख लेता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर रात को इंस्पेक्टर उमर हमजा के घर आकर यलीना के बेटे के माथे पर गन रखकर यलीना से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे बस ये जानना है कि क्या हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। यलीना कुछ नहीं कह पाई और रोने लगती है। यह देखकर उमर सब समझ जाता है। फिर वह हमजा की असलियत मेजर इकबाल को बता देता है। वह कहता है कि अब तक आपके जितने भी लोग मारे गए उन सबके पीछे हमजा अली मजारी का हाथ था। मेजर इकबाल ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। मेजर गुस्से में घर आता है और तभी उसके पिता न्यूज में अतीफ अहमद की मौत की खबर देख रहे होते हैं और मेजर इकबाल के घर आते ही वह उस पर हंसने लगते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। वह कहने लगता है कि हमारे आदमी एक एक करके मर रहे हैं और तू नापुंसक की तरह मुंह छिपा रहा है। वह पहले भी मेजर इकबाल को नापुंसक कहकर चिढ़ाया करता था और आज भी जब उसने ऐसा किया तो मेजर उसे बाथटब में डुबोकर मारने लगता है और उसे कहता है कि तूने 71 की जंग में हिंदुस्तान का क्या उखाड़ दिया, तू कितना बड़ा कमीना है, ये मेरी माँ ने बहुत पहले ही बता दिया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमजा हथियार लेकर मेजर इकबाल के पास पहुंचता है, जिसकी जिम्मेदारी बड़े साहब ने दी थी। हथियारों के बदले रिजवान पैसों का बैग लेकर गाड़ी में रखने चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि पैसों की जगह खाली पेज है। फिर वह भागकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर इकबाल के लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। यह देखकर हमजा समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर बाहर हर तरफ पाकिस्तानी आर्मी के लोग उस जगह को हर तरफ से घेर लेते हैं। फिर मेजर इकबाल हमजा पर अचानक से चाकू से अटैक कर देता है। उसे वह बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। दरअसल बलोचों से हथियार लेने के बाद हमजा ने श्रीन बलोच से पूछा कि अगर हमारे लोगों को मारने वालों को मैं एक छत के नीचे ले आऊं तो आप क्या करोगे। श्रीन बलोच जवाब में कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो वहाँ तबाही मचा देंगे। हमजा कहता है तो फिर तबाही मचाने के लिए रेडी रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वो मौका देने जा रहा हूँ। इसके बाद परसेंट में मेजर इकबाल हमजा के आसपास फायरिंग करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तभी हमजा कहता है कि अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हों तो मैं धमाके शुरू करूँ, और तभी वहाँ एक ऐसा धमाका होता है जिसमें वो बिल्डिंग तबाह हो जाती है। दरअसल हमजा जो हथियार अपने साथ लेकर आया था उन सब में टाइम बम छिपाए हुए थे। ब्लास्ट के बाद बाहर अभी भी पूरी आर्मी बच गई थी। होश आने के बाद हमजा मेजर इकबाल के साथ आए दाऊद के 2 लोगों को भी जान से मार देता है। तब तक मेजर को भी होश आ गया था और वह दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी मेजर वहां से बचकर बाहर निकल जाता है। बाहर अब तक श्रीन बलोच और उसके लोग आ चुके थे जो हमजा के साथ आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे। तभी हमजा मेजर को भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे जाता है। यही दोनों के बीच बहुत सारे चेस सीन होते हैं, लेकिन आखिर में हमजा पहले मेजर इकबाल के दोनों पैरों को काट देता है और बाद में उसे रेल के फ्यूल ले जाने वाले टैंकर में फेंक कर उसमें आग लगा देता है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी हमजा को पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है, लेकिन बावजूद इसके हमजा उन्हें कुछ नहीं बताता।
तभी वहाँ खड़े ISI के हेड हसन के पास अजय सान्याल की कॉल आती है और उसे कहते हैं कि अगर अभी के अभी तुम लोगों ने मेरे लड़के को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी पोस्ट पर इतने गोले बरसाऊंगा कि जिसकी आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। लेकिन हसन कहता है कि अब तो तुम्हारी बारी है दुनिया के सामने बदनाम होने की। तब अजय सान्याल कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ फोटोज और एक वीडियो भेजी है, उसे देखना जरा। उस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि हसन ने पैसों के लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर की खुफिया जानकारी इजराइल के साथ शेयर की थी और पाकिस्तान में किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। इजराइल ने यह वीडियो अच्छी दोस्ती की वजह से हिंदुस्तान को दे दी थी। फिर सान्याल कहते हैं कि अब सबके लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम उस लड़के को आधे घंटे के अंदर मरगला हिल के पास छोड़ देना। जेट भेज रहे हैं, अगर कुछ भी गलती की तो पाकिस्तान के लोग तुझे और तेरी बेटी का क्या हाल करेंगे, सोच लेना। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग हमजा को मरगला हिल छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमजा को लेने के लिए एक कार रुकती है और हमजा कार में बैठकर चला जाता है। तभी यहाँ मूवी का एक और ट्विस्ट रिवील होता है। हमजा को लेने जमील आता है और यहाँ हमें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि जमील भी एक स्पाई है और पिछले 45 साल से पाकिस्तान में रहकर वहाँ के सीक्रेट हिंदुस्तान भेजता है। हमजा को जब रेंजर्स पकड़ कर ले जाते हैं तो यालीना अपने अब्बू जमील को फोन करती है और किसी भी तरह हमजा को छुड़ाने के लिए कहती है। जमील फिर अजय सान्याल को हमजा की गिरफ्तारी की खबर देता है। इस तरह सान्याल को हमजा की गिरफ्तारी का पता लगा था। फिर लास्ट में जमील हमजा को समझाता है कि यही हमारी जिंदगी है, इसीलिए वह यालीना और अपने बेटे को भूल जाएं। अब जाते जाते हमजा जमील से कहता है कि मुझे सिर्फ एक चीज का अफसोस रहेगा कि वह दाऊद को नहीं मार पाया। ये बात सुनते ही जमील उसे एक फोटो दिखाता है और हमें पता चलता है कि दाऊद की जो अब भी हालत है उसके पीछे का जिम्मेदार जमील ही है। DRDO द्वारा बनाया वो साइलेंट किलर पॉइजन जमील ने उसे काफी अरसे पहले ही दे दिया था। इसी वजह से दाऊद अपाहिज हो गया था। जमील कहता है कि तड़पा तड़पा कर मारने में जो मजा है वह एक झटके में मारने में नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमजा प्लेन से वापस इंडिया आ जाता है। इंडिया आकर वो अजय सान्याल और बंसल से मिलता है। फिर एक दिन जसकीरत उर्फ हमजा किसी को बताए बिना वहाँ से पंजाब में अपने घर चला जाता है। घर के बाहर पहुंचने पर वह अपनी माँ, बहन और उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वह उनके पास नहीं जा पाता। वह रास्ते के बीच खड़ा होकर दोनों तरफ देखता है। यहाँ एक तरफ उसका परिवार है और दूसरे रास्ते पर अपना देश, इसलिए वह उन्हें खुश देखकर वापस लौटने का फैसला करता है। यहीं पर ये जबरदस्त मूवी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें फिर जसकीरत की सारी स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे 2 साल तक बंसल के अंडर उसकी ट्रेनिंग हुई थी और कैसे उसे इस मिशन के लिए तैयार किया गया था। यहाँ सारे सोल्जर्स को एक ही बात हमेशा सिखाई जाती है, बलिदान परमो धर्मा। तो दोस्तों, आज की इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही नई और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रोमांचक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।